Hello everyone, welcome once again to our YouTube channel. Today we are going to discuss about temper tantrum. छोटे बच्चों में जो बच्चे जिद करते हैं, उन बच्चों की जो कारण है वो क्यों होता है और उनके अंदर ये जो बिहेवियर है वो क्यों पाया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। माई सेल्फ डॉक्टर वी के पाठक, MD इन आयुर्वेदा पेडियाट्रिक्स। बेसिकली जो टेम्पर टेंट्रम है, ये एक तरह से अनप्लीजेंट, अनडिजायरेबल एंड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर देखने को मिलता है। मतलब बच्चों के अंदर एक तरह से ये समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ा स्वभाव या फिर एक मतलब कुछ भी एक इस तरीके के जो बिहेवियर है वो बच्चों में देखने को मिलता है। और नॉर्मली जो है ये 18 महीने से लेके 4 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। और ये जो है बच्चों में जिद होती है। जिद किसी भी चीज को अगर हम ना दें, अगर मान लो बच्चे को हम कोई खिलौना ना दें तो वो उसके लिए जिद कर लेता है। फिर वो अपना सिर को दीवार में मारने लगेगा, फिर वो नीचे जमीन पे लेट जाएगा और चिल्लाने लगेगा। इस बीमारी को कहते हैं हम लोग टेम्पर टेंट्रम। मतलब इस दिक्कत को हम लोग कहते हैं टेम्पर टेंट्रम। ये बेसिकली दो तरीके का होता है, टिपिकल और एक एटिपिकल होता है। टिपिकल जो होता है वो नॉर्मल होता है, जो कि समय के साथ जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे नॉर्मली बच्चा जब अपनी उम्र से ग्रो करता है तो ये जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन जो एटिपिकल वाला जो कंडीशन है उसमें क्या है कि वो कंडीशन जो है बच्चे के अंदर जो टेम्पर टेंट्रम वाली कंडीशन है, जिद वाली दिक्कत है, या बच्चा बहुत ज्यादा अपना आपको हार्म करने की कोशिश करता है, ये वाली जो परेशानी है ये बनी रहती है एटिपिकल वाले कंडीशन में। अब इसका क्या एपिडेमियोलॉजी है, मतलब ये किस में होता है? तो मैक्सिमम ये टोडलर्स है। टोडलर्स यानी 1 साल से लेके 3 साल के बच्चों में, यानी मैंने पहले भी बताया कि 18 महीने से लेके 3 4 साल तक के बच्चों में मैक्सिमम देखने को मिलता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कि हमारे 18 से 36 महीने के बच्चे हैं, उनमें 80 से 90% बच्चे को ये परेशानी देखने को मिलती है। और जो बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, 4 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें केवल 10% बच्चों में ही हमें ये समस्या देखने को मिलती है। और जिन बच्चे में जैसे कि स्पीच डिले है, जो बच्चा देर से बोलना शुरू करता है, या फिर जिसको कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है, या फिर उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, जैसे बच्चे का गर्दन 3 महीने में संभालना चाहिए तो वो 3 महीने में नहीं संभाल के 6 महीने में संभाल रहा हो, या फिर बच्चा अगर बिना सपोर्ट के 8 महीने में बैठना शुरू करता है, विद सपोर्ट 6 महीना में बैठना शुरू करता है, और ये सब चीज अगर लेट करे कोई बच्चा, तो इसका मतलब उन बच्चों के अंदर ये जो टेम्पर टेंट्रम की जो समस्या है वो ज्यादा देखने को हमें मिलती है। अब इसका क्या कारण है? तो मेनली जो इसका क्या कारण है, उसका कारण यही है कि ये जो मेनली बच्चा जो है वो, अगर उसकी डिमांड्स को हम पूरी ना करें, और वो बच्चा अगर फ्रस्ट्रेट हो गया किसी चीज से, या उसको गुस्सा आ रहा है, या फिर उसके माँ बाप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अपने माँ बाप का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये जो है टेम्पर टेंट्रम करता है। और जैसे कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं, जैसे कि भूख है, या फिर उसको बच्चा बीमार हो गया है, या थक गया है, या डर गया है, या ओवर स्टिमुलेट हो गया है वो इन्वायरमेंट से, तो इन सब कंडीशंस के अंदर भी बच्चा टेम्पर टेंट्रम करता है। उसके बाद इसके क्या फीचर हैं? तो इसके फीचर्स हैं जैसे भाई चिल्लाना, बहुत ज्यादा क्राई करेगा, स्क्रीमिंग, बहुत तेज चीखेगा, फिर जो है गोइंग लिम्प, लंगड़ा के चलने की कोशिश करेगा, फेलिंग, हिटिंग, थ्रोइंग आइटम, चीजों को फेंकेगा गुस्से में, अपने सिर को दीवार में रगड़ेगा, अपने आप नीचे बैठ जाएगा और अपने पैर को मारने लगेगा, काटेगा दांत से, या एक धकेलेगा किसी चीज को। इस तरह की जो बिहेवियर है ये टेम्पर टेंट्रम में हमें देखने को मिलती है। कभी कभी इसके साथ ही ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स, मतलब कुछ बच्चे ये जो टेम्पर टेंट्रम है इसके साथ साथ अपने सांस को भी रोक लेते हैं, तो ये देखने को भी हमें मिलता है। तो ये थोड़ी ज्यादा कठिन परेशानी हो जाएगी, क्योंकि अगर बच्चा सांस ले रोक लेगा तो फिर बच्चा नीला पड़ सकता है, तो फिर और दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। यूजुअली जो है ये 1 से 3 मिनट तक ही होता है जो टेम्पर टेंट्रम है टिपिकल वाला, लेकिन ए टिपिकल या सीवियर केसेस है वो ज्यादा देर तक मतलब 5 मिनट से भी ज्यादा रहता है, या 15 मिनट से भी ज्यादा रहता है उसका ड्यूरेशन, या फिर जो है 5 दिन में 5 बार आ रहा हो। लेकिन जो टिपिकल वाला नॉर्मली दिन में एक बार आता है और 1 से 3 मिनट तक रहता है। लेकिन एटिपिकल वाला का मैंने बता दिया कि भाई 15 मिनट से भी ज्यादा रह सकता है, दिन में 4 5 बार आ रहा हो। तो ये एटिपिकल या सीवियर केसेस है। अगर एटिपिकल या सीवियर केसेस है तो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर, या हमें अपने पीडियाट्रिशियन से दिखाना चाहिए। इसका क्या एग्जामिनेशन है? इसका नॉर्मल जो है फिजिकल एग्जामिनेशन, मोस्ट ऑफ केसेस में हम अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करें बच्चे का तो हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये तो बिहेवियरल डिसऑर्डर है ना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी चीज की कमी की वजह से हो रहा है। लेकिन कभी कभी आयरन की डिफिशियंसी से भी, या लीड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है, और भी कारण है वो मैं अभी आगे और बताने वाला हूँ। तो नॉर्मली हम जब बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे मोस्ट ऑफ केसेस में, तो हमें नॉर्मल देखने को मिलता है। बच्चे का जब हम विजन या हियरिंग
विजन, हियरिंग, इस तरह के जो बच्चे हैं जिसमें टेम्पर टेंट्रम ज्यादा मिलता है या टिपिकल के अलावा एटिपिकल वाला ज्यादा मिलता है, जिसमें कि 15 मिनट से ज्यादा रहता हो, दिन में 5-6 बार आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशंस में हमें बच्चे का विजन या हियरिंग टेस्ट करा लेना चाहिए। मतलब बच्चे की आंखों का और कान का जांच करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आंख और कान में दिक्कत होती है बच्चे के, तो वो परेशानी और जाके बढ़ के टेम्पर टेंट्रम में कन्वर्ट हो सकती है। टेंट्रम टेंट्रम टेम्पर टेंट्रम में हमें देखने को ज्यादा मिलता है। फिर जैसे कि बच्चे के अंदर जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसे कि ऑटिज्म है, ये सब चीजों को, जो बीमारी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी है, उन सबको हमें रूल आउट करना चाहिए बच्चे के अंदर। फिर लेबोरेटरी टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर मेनली हमें किसी प्रकार की कोई टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है। लेकिन कभी कभी जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी जो बच्चे मिट्टी ज्यादा खाते हैं, जो बच्चे जिनको माल न्यूट्रिशन है, जो बच्चे भाई गाँव में रहते हैं उनको अच्छे तरह से पोषण तत्व नहीं मिल पा रहे, या किसी चीज की भी अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छी नहीं है, अगर भोजन अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केसेस में, या फिर बच्चे के अंदर लीड टॉक्सिसिटी यानी लीड ज्यादा, अगर ऐसा कोई खाना ले रहा है जिसमें कि लीड उसके खाने में ज्यादा जा रहा है, उसके शरीर में ज्यादा लीड की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमें जो टेम्पर टेंट्रम वो देखने को मिलता है। कभी कभार ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स के साथ भी टेम्पर टेंट्रम हम देखने को मिलता है। अब ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स क्या होते हैं? ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स का मतलब है कि बच्चा रोते रोते अपने सांस को रोक लेता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट यानी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जो होता है मेनली दो तरीके हम डिवाइड कर सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल, जिसमें कि हमें RIDD ये चीज को याद रखना होता है। हम लोग उसके पेरेंट्स को बताते हैं भाई RIDD का ध्यान रखना है। तो R का मतलब है रिमेन काम। बच्चा जब टेम्पर टेंट्रम वाली कंडीशन में हो तो हमें शांत रहना चाहिए, हमें ज्यादा कोई बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, या कुछ और हमें ज्यादा उसकी तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो बच्चे को लगेगा कि भाई मेरे नखरे करने से, मेरा जिद करने से, गुस्सा करने से मेरी डिमांड पूरी हो रही है, तो फिर उसकी कंडीशंस और भी बढ़ सकती हैं। तो हमें रिमेन काम काम शांत रहना चाहिए। फिर इग्नोर द टेंट्रम, टेंट्रम मतलब जो बच्चे की जो नखरे हैं, बच्चों की जो गुस्सा है, उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड, बच्चे का जैसे मान लो कि बच्चा जो है वो किसी एक चीज खिलौने के लिए रो रहा है या किसी भी चीज के लिए रो रहा है, तो हम उसको किसी और कहानी में उलझा दिए या किसी और चीज में हमने दे दिया उसको, तो हम उस बच्चे को अगर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इससे भी बच्चे में टेम्पर टेंट्रम खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो अननेसेसरी बच्चे को कोई पनिशमेंट हमें देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अननेसेसरी पनिशमेंट देंगे तो बच्चा और रोएगा और चिल्लाएगा, तो और ज्यादा कंडीशन एग्रेवेट हो जाएगी। इसलिए हमें रिमेन काम, आर मीन्स रिमेन काम। दूसरा है आर, आई का मतलब है इग्नोर द टेंट्रम, और तीसरा है डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड, और चौथा है डू नॉट गिव अननेसेसरी पनिशमेंट। तो हमें ये सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए फार्माकोलॉजिकल में, तो फार्माकोलॉजिकल में भाई अगर बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो हम उसके लिए धात्री लो वगैरह, नवायस लो दे सकते हैं, या फिर कोई आयरन की प्रिपरेशन दे सकते हैं, है ना, आयरन फोलिक वगैरह दे सकते हैं हम बच्चे के अंदर। या फिर लो डोज में एंटीसाइकोटिक एजेंट है वो दे सकते हैं अपना, जैसे ब्राह्मी घृत आता है, सारस्वत घृत आता है, सारस्वत अरिष्ट आता है, इन सब का प्रयोग हम लोग देख कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सबसे यही कहूंगा कि कभी भी इन सब चीज का अगर ट्रीटमेंट लेना हो तो हमेशा आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन से ही इसका सलाह लें। तो आई होप you all understand this. Thank you very much for watching.